हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो आज हम लोग सीटेड ईवीएस की क्लास करेंगे। हम टोटल 30 में से 30 क्वेश्चन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम समय में सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझा सकूं। और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो इस बार सीटेड दिसंबर 2022 से स्टार्ट होकर फरवरी 2023 तक चले थे, वो उसी के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। तो दिया गया है कि जब फसल पक जाती है तो कौन सा राज्य है जहाँ पे लोग इस तरह के नृत्य करते हैं कि बांस की डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच में कुछ लोग खड़े होकर नाचते हैं, कूदते हैं। तो कौन सा राज्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड है झारखंड, थर्ड है असम, फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो यह राज्य मिजोरम है जहाँ पे डंडियों के बीच में लोग नाचते हैं, कूदते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ मिजोरम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। सी, इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। डी, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। ई, यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो देखिए फर्स्ट सही है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। बी, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, ये भी करेक्ट है। और सी, इसकी छाल दवाई बनाने में काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, तो ये भी करेक्ट है। डी, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में यह वृक्ष छायादार नहीं होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ए बी सी, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो हमें पेट्रोलियम उत्पाद के समूह चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मोम, कोल, तार, ग्रीस। सेकंड है पेंट, प्लास्टिक, रेयान। थर्ड है एलपीजी, कोल, तार, एथेनॉल। फोर्थ है केरोसिन, डीजल, मीथेन। तो पेट्रोलियम उत्पाद मोम, कोल, तार, ग्रीस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ये तीनों ही उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद हैं, मोम, कोल, तार, ग्रीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है 60 मीटर की दूरी पर। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले दिया गया है एडवोकेट पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो पहले हमें एक्स फिक्स कर लेते हैं। इसके ठीक पूर्व में ए है और जो ए 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर उसके बाद ए से जाता है, फिर बी पर जाता है। बी जो है बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, तो दक्षिण में जाते हैं बी पर, तो दक्षिण बी पर है और ये 500 मीटर की दूरी पर है। ए से बी की दूरी 500 मीटर की दूरी पर है। और फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम है, तो बी के ठीक पश्चिम में सी है और जो 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो ठीक
उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर, सी के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर वाई है। तो वाई कहाँ है? सी के उत्तर में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस तरह के ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ ये वाई हो गया, तो वाई कोट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा, तो घर x है और कोट y है। तो कोट के सापेक्ष एडवोकेट घर की दिशा पूछा गया है। तो देखिए y से x की दिशा कैसी है? उत्तर में है और पश्चिम में, ये इस तरह ये है। तो उत्तर पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। उत्तर पश्चिम इस तरह के हम ग्राफ ऐसी तरह बना के करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का वलसाड़ से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड़ से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली दूरी 20,059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल, तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमें पता ही है। सॉरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इस फार्मूले से हम लगाएंगे। तो इसके लिए तो पहले हम समय ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यह ट्रेन 17:30 बजे चलती है, तो 24 बजे तक ये टोटल कितने चली? 6.5 घंटे चली। अगले दिन 13 सितंबर को पूरा 24 घंटे चली, तो 6.5 घंटे। फर्स्ट दिन चली 12 तारीख को 6 घंटे 30 मिनट प्लस 24 घंटे चली 13 तारीख को, और 24 तारीख को 5 बजे पहुंची, यानी 5 घंटे 24 तारीख को चली। तो टोटल हमारा समय हो गया 35 घंटे 30 मिनट। इन सभी को टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 35 घंटे 30 मिनट हो गया। और दूरी दिए गए हैं तो चाल निकाल लेते हैं इससे। तो हमारा चाल हो गया दूरी 25/9 अपान समय हमारा कितना आया था? 35.30 मिनट। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने पर आ जाएगा 58 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जल शक्ति नमामि गंगे, सेकेंड है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, थर्ड है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, फोर्थ है नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो स्वच्छ जल के लिए पूछा, गंगा जल को बनना है, तो थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ये गंगा को स्वच्छ करने के लिए बनाया गया है प्लान। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के निम्नलिखित समूहों में उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिया गया है अंडे, दालें, मछली, सेकेंड है बादाम, मक्का, दूध, थर्ड है संतरा, मक्खन, अंडे, फोर्थ है दही, दूध, चावल। तो प्रोटीन समृद्ध स्रोत पूछा गया है, तो अंडे, दालें, मछली ये सभी प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए आपको पता ही है कि हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 8 राज्य यूटी हैं। तो पूछा गया है एक केंद्र शासित राज्य है और एक राज्य है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, सेकेंड है जम्मू और कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थर्ड है मिजोरम और झारखंड, फोर्थ है बिहार और नागालैंड। तो देखिए बिहार और नागालैंड ये दोनों ही राज्य हैं, तो ये इनकरेक्ट है। मिजोरम और झारखंड ये दोनों ही राज्य हैं, तो ये इसमें एक राज्य एक यूटी नहीं है। थर्ड है
सेकेंड वाला जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो ये सभी यूटी हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, ये एक राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैप को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एक दिन आपको मैप में पूरा सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए अभी के लिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कभी किसी क्लास में हम आपको पूरा मैप को डिटेल में समझा कर बताएंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। सेकेंड है पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। थर्ड है पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। फोर्थ है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ जैसे ऐसे हमारा इंडिया है, भारत देश है, और यहाँ पर क्या है, समुद्र बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, तो इस साइड में कौन कौन से राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये तीनों ही राज्य बंगाल की खाड़ी पर इसी पे स्थित हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये तीनों ही राज्य समुद्र तट की बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप केवल मैप को ही देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो देखिए, आपका मध्य प्रदेश एमपी मध्य में रहेगा, और इसके ऊपर यूपी है, फिर इधर जो है छत्तीसगढ़ है, और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है इस साइड में। तो पूछा गया है मध्य प्रदेश 3 समीपवर्ती राज्य हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सेकेंड है गुजरात, राजस्थान, बिहार। थर्ड है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। फोर्थ है गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए, हमने आपको दिया है पहले एमपी मध्य में है, ऊपर इसके यूपी है, इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ है, और यह है नीचे साइड में यानी कि दक्षिण साइड में महाराष्ट्र है। तो ये तीनों ही राज्य मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं। तो मच्छरों द्वारा जनित रोग कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए दिया गया है निमोनिया, बी डेंगू, सी खसरा, डी मलेरिया। तो आपको सभी को पता है डेंगू और मलेरिया ये क्या है, मच्छरों द्वारा जनित रोग होते हैं। तो बी और डी थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र में के केवल जीवित प्राणी। बी सेकेंड है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक। थर्ड है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। फोर्थ है एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारण। तो केवल वाला तो हमेशा निगेटिव ही रहता है, आपको पता ही है, हम आपको बता चुके हैं। तो निगेटिव टैग वर्ड कहीं भी मिल जाए तो वो ऑप्शन हमारा हमेशा ही गलत रहता है। अगर आपने निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में नहीं समझा है तो मैं उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से निगेटिव टैग वर्ड है, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। केवल निगेटिव टैग वर्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। अगला है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, तो ये भी इनकरेक्ट है। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, तो ये करेक्ट है। किसी पारितंत्र में निहित हैं एक क्षेत्र में जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही युग्म का हमें चुनाव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कर्नाटक, उसका नृत्य दिया गया कथक। सेकेंड में दिया गया तमिलनाडु, उसका नृत्य दिया गया है लावड़ी। थर्ड में असम, उसका नृत्य का नाम दिया गया है बुइया। और फोर्थ आंध्र प्रदेश, उसका नृत्य का नाम कुचिपुड़ी। तो देखिए आंध्र प्रदेश के नृत्य
कौन से हैं, कुचिपुड़ी, ये यही करेक्ट है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का नहीं है, तो ये तमिलनाडु वाला और लावड़ी ये इनकरेक्ट है। असम का नृत्य जो है बिहू है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और कर्नाटक कथक नहीं है, कथक केरल का रहता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है। पौधा घर का मतलब ग्रीन हाउस गैस। देखिए यहाँ इंग्लिश में ऊपर दिए गए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हमें पहचानना है, तो कौन से नहीं है। तो फर्स्ट में दिया गया है CO2, और सेकेंड में N2, थर्ड में NTO, फोर्थ में CH4। तो CO2 है और N2O भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है। तो हाँ पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला N2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि और फोर्थ है दोहा संधि। तो जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो 1987 में अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, उसका नाम है मॉन्ट्रियल संलेख, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंग्लिश में इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेंगे। देख लेते हैं इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे दिया गया है सेकेंड ऑप्शन पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, B EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, C विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, D EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, कौन से हैं नैदानिक परीक्षण। तो EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में ये नैदानिक परीक्षण है, और EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, ये दोनों ही नैदानिक परीक्षण है। इसका ज्ञात करने में परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। तो B और D थर्ड ऑप्शन में दिया गया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुति देने में, B शिक्षण में कमियों को पहचानने में, C मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, D विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो हमें सही कथन चूज करना है। तो देखिए मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में ये निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित नहीं करता है, तो C वाला जिस ऑप्शन में दिया गया रहेगा वो ऑप्शन करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट रहेगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में C दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड में C दिया गया, थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में भी C दिया गया, तो C वाला इनकरेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन ABD यानी कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुति देने में, B शिक्षण में कमियों को पहचानने में, D विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, ये सभी निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। तो सेकेंड ऑप्शन ABD हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है। फर्स्ट चार्ट, सेकेंड स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फोर्थ है एबीडीस्कोप। तो अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री चार्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री मोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट दिया गया, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। बी सेकेंड ऑप्शन, वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। थ्री
वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। 4 वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो भूमिका निर्वहन का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के संरचनात्मक परिवेश में, बी अधिगम के समकालिक परिवेश में, थर्ड है अधिगम के अनुचिंतनीय परिवेश में, फोर्थ है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिवेश में। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो रूपरेखा सामाजिक रचनावाद के परिवेश में बनाई गई है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिपेक्ष में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो फर्स्ट दिया गया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, सेकेंड है भूमिका निभाने में, थर्ड है कठपुतलियों के उपयोग से, फोर्थ है समूह कार्य से। तो देखिए इसमें दिया गया है विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो हतोत्साहित करने से बचना चाहिए बच्चों को। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेगेटिव पूछा गया है और हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, सेकेंड है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, थर्ड है गतिविधियों को सरल से जटिल को संचालित करने के लिए, फोर्थ है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। क्यों किया गया है? तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। बच्चे जिससे अच्छे से समझ सकें, जिससे की वजह से विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया गया है। तो इसमें विषय और विषय देखिए यहाँ पे दिया गया अपने घर को खोने का आघात किया गया है। तो किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यात्रा, सेकेंड है आश्रय, थर्ड है कार्य और खेल, फोर्थ है पानी। तो यहाँ घर को खोने का आघात है, तो घर क्या है? आश्रय है। तो इसे रिलेट कर लीजिए आप लोग। तो इसी से विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता को संबंधित हो सकता है। तो आश्रय सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। फर्स्ट है चर्चा, सेकेंड है सर्वेक्षण और चर्चा, थर्ड है साक्षात्कार, फोर्थ है प्रयोग। तो संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे जल के पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है सर्वेक्षण और चर्चा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव, सेकेंड है अमूर्त अनुभव, थर्ड है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, फोर्थ है समावेशी अनुभव। तो कौन सा अनुभव है इसका? प्रासंगिक अनुभव, जो पर्यावरण की समग्र समझ को विकसित करता है। कौन सा अनुभव विकसित करता है? प्रासंगिक अनुभव समग्र समझ को विकसित करता है पर्यावरण के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? फर्स्ट है भागीदारी, सेकेंड है नेतृत्व,
थर्ड है सहयोग, फोर्थ है हदबंदी। तो इसमें निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव टैग वर्ड को हम ढूंढेंगे, जो निगेटिव टैग है उसी वही हमारा ऑप्शन होगा। तो भागीदारी एक पॉजिटिव है, नेतृत्व भी पॉजिटिव है, सहयोग भी पॉजिटिव है, हदबंदी एक निगेटिव वर्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? 1. बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड है प्रयोग, थर्ड है साक्षात्कार, फोर्थ है सर्वेक्षण। तो इसमें पूछा गया है विषय से संबंधित त्यौहार बनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये इससे बच्चा क्या होगा, ये त्यौहार मनाएंगे, हमें लोकगीत सुनाएंगे और गाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे बच्चा क्या होगा, सामाजिक भावनात्मक रूप से वो जुड़ेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी बेहतर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा फर्स्ट है, सेकेंड है प्रदर्शन, थर्ड है व्याख्यान और फोर्थ है फिल्म शो। तो समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समूह में अगर बच्चा चर्चा करके सीखेगा तो वो बहुत ही अच्छे से समझ विकसित कर सकेगा, तो इसलिए समूह चर्चा हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन कौशल, सेकेंड है याद रखने का कौशल, थर्ड है दृश्य कौशल, फोर्थ है पहचानने का कौशल। तो कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित करेगा कक्षा में प्रयुक्त होने पर? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन कौशल, अवलोकन करके बच्चा अधिक से रिलेट कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बनना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है समूह चर्चा, सेकेंड है स्कूल आधारित आकलन, थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना और फोर्थ है सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो इसमें पूछा गया किससे बचना चाहिए, बच्चों को किससे बचना चाहिए कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो समूह चर्चा करवाना चाहिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्कूल आधारित आकलन भी करना चाहिए और सामुदायिक स्थानों का भ्रमण भी कराना चाहिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या करना नहीं चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।